अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आज 8 से 10 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से देखना है, समग्रता से इनको देखना है और उसके बाद हम अपनी जो चर्चा है वो समाप्त करेंगे। अब आप जानते होंगे कि करंट अफेयर्स आपका अलग मिल रहा है, जिनको नहीं मिलता है प्लीज़, क्लास आपकी रेगुलर बेसिस पे हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। जिनको नहीं मिल रहा है आप टेलीग्राम ग्रुप पे अवश्य आप अवगत कराया करें। करंट अफेयर्स हो गया, जीएस का सेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्विज का सेशन हो गया। कुछ सेशन है जो नियमित, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, क्विज ये नियमित है, जीएस का जो सेशन है वो अल्टरनेट डेज पर आपको मिल रहा है। और वहीं जो आपका टारगेट वीडियो है वो लगातार आपको मिल रहा होगा, उसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेशन सद्भावना के बारे में। ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना क्या है, आइए समझते हैं। ऑपरेशन सद्भावना की यदि हम बात करें, आपने सुना होगा भारत का एक राज्य है सिक्किम। भारत का एक राज्य है सिक्किम और सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था, ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था। और उसी के बाद जब ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये आपदा आई थी, उसी समय भारतीय सेना द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे विशेष रूप से जब हम बात करेंगे ऑपरेशन सद्भावना की, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कहाँ पे चलाया गया था। सिक्किम में चलाया गया था। क्यों? क्योंकि एक ग्लेशियल लेक थी जहाँ से भारी मात्रा में फ्लड आया था, बाढ़ की स्थिति आई थी, और वहाँ पे नियंत्रण करने के लिए, लोगों में बचाव और राहत कार्यक्रम चलाने के लिए ये इंडियन मिलिट्री द्वारा, भारतीय सेना द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। यदि झीलों की बात की जाए तो याद रखना है संगालफू एक झील आती है, और दूसरी झील जो आती है जिसको आपको याद रखना है सिक्किम के संदर्भ में, गुरुडोंगमार लेक। तो ये दोनों झीलें भी आपको याद रखनी, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। संगालफू लेक कहाँ पे है और गुरुडोंगमार लेक का संबंध कहाँ पे है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं आउटबर्स्ट फ्लड की, बाढ़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि भारत ने बाढ़ में तबाही की सहायता, भारत ने, याद रखिएगा, भारत ने बाढ़ में, एक देश था जहाँ पे तबाही आई थी बाढ़ से, उस देश को बाढ़ की प्रभाव से या बाढ़ के बाद जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए भारत ने उस देश को $1 मिलियन का, आप कह सकते हो, बाढ़ राहत सहायता प्रदान की थी। और ये जो देश था ये था केन्या। तो याद रखना है, केन्या में जब तबाही आई थी, बाढ़ आया था, तो वहाँ पे भारत ने $1 मिलियन की बाढ़ राहत सहायता प्रदान की थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब केन्या में बाढ़ आया क्यों था, तो आपको बता दें, यहाँ एक चक्रवात आया था जिसका नाम था हिदाया। क्या नाम था? हिदाया चक्रवात। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिदाया चक्रवात का संदर्भ कहाँ से है, तो आप बताएंगे कि हिदाया चक्रवात का संदर्भ जो है ये है केन्या से, और ये चक्रवात जो था ये हिंद महासागर रीजन में आया था, ये भी याद रखना। हिंद महासागर रीजन में हिदाया नामक चक्रवात आया था। विशेष रूप से जो तंजानिया है, तंजानिया का जो तट है, जो मलावी का तट है, वो भी इससे प्रभावित हुए थे। तो इसको आपको याद रखना है कि पूर्वी अफ्रीका में 2 से 3 ऐसे देश थे जो हिदाया चक्रवात से प्रभावित हुए थे, और क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही केन्या में आई थी, इसलिए केन्या को भारत सरकार ने $1 मिलियन की बाढ़ राहत सहायता प्रदान की है। जब हम केन्या की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है, केन्या का एक पोर्ट याद रखना है जिसका नाम है मोम्बासा पोर्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोम्बासा पोर्ट ये केन्या का है। और आप जानते हैं केन्या वही देश है जहाँ से भारत सरकार क्या ला रही है, भारत सरकार चीतों को भारत में पुनर्स्थापित कर रही, भारत चीतों को लेके आ रहा है यहाँ से
और आपको बता दें कि ये जो चीते लाए जाएंगे, केन्या से जो चीते लाए जाएंगे, ये कहाँ रखे जाएंगे? ये रखे जाएंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ रखे जाएंगे? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये चीते रखे जाएंगे। और ये कहाँ पे है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो आपको बताना है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का संदर्भ मध्य प्रदेश से है। और यहीं पे पहला होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है? होमवर्क पहला है कि भैया गांधी सागर डैम पढ़ा होगा आपने। गांधी सागर डैम आपने पढ़ा होगा, किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। आपने जवाहर सागर डैम पढ़ा होगा, जवाहर सागर डैम, इसको भी बताना है। और एक तीसरा डैम आता है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। ये तीनों डैम कहाँ पे पड़ते हैं ये आपको बताना है। साथ ही साथ किस नदी से संदर्भित हैं ये तीनों डैम, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का आपका होमवर्क है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो इबोला की चाहे आप बात कर लो, इबोला हो गया, या एक वायरस और था जिसका नाम था मारबर्ग। तो चाहे इबोला की बात कर लो, चाहे मारबर्ग वायरस की बात कर लो, इन दोनों की जो उत्पत्ति है, WHO का मानना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि इनकी जो उत्पत्ति है ये कितुम केव से हुई है। और ये जो कितुम नामक केव है ये संबंधित है केन्या से। तो ये आपको याद रखना है कि इबोला और जो दूसरा वायरस था जिसका नाम है मारबर्गी, ये वायरस जो था इसकी उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। कौन से केव से? कितुम केव से। और इसका भी संदर्भ केन्या से है, अफ्रीका से है, ठीक है। हमने प्रारंभ में एक प्रश्न देखा था, संबंधित था सिक्किम से। यदि सिक्किम की हम बात करें तो आपको पता होगा सिक्किम ने अभी हाल ही में अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। 49वां स्थापना दिवस सिक्किम का मनाया गया है। और सिक्किम का जो 49वां स्थापना दिवस था ये 16 मई को मनाया गया, 16 मई 2024 को मनाया गया। और आपको बताता चलूँ कि 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में, ठीक है, 22वें राज्य के रूप में जो है इसको मान्यता दी गई थी। और यहाँ पे जो शासन था वो नाम ग्याल वंश का शासन था, ये भी याद रखना है। नाम ग्याल वंश का शासन सिक्किम में था, इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक रेलवे स्टेशन की इस समय चर्चा है जिसका नाम है रैंगपो रेलवे स्टेशन, ठीक है, रैंगपो रेलवे स्टेशन। रैंगपो रेलवे स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो ये संबंधित है पेक्योंग जिला, ठीक है। और ये जोड़ता किसको है? ये जोड़ता है सिओक को ये वेस्ट बंगाल से जोड़ता है। तो रैंगपो रेलवे स्टेशन को भी याद रखना है जो सिओक को बंगाल से जोड़ता है। और 45 किलोमीटर की रेल लाइन जो है यहाँ पे बिछाई गई है। तो रैंगपो रेलवे स्टेशन दो राज्यों को जोड़ रहा है, सिक्किम को जोड़ रहा है और सिक्किम के साथ साथ किसको जोड़ रहा है? पश्चिम बंगाल को। तो इतनी चीज़ें आप पहले टॉपिक से कनेक्ट करके आपने देखा। अब बात हम कर लेते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक आपका जो है वो है एक मिसाइल से, और इस मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम है बुलाबा न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। बुलाबा न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। और ये जो बुलाबा न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है ये संबंधित है रूस से। रूस वही देश है जिसकी संसद को हम बोलते हैं ड्यूमा, ठीक है, जिनके स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉसमोस। इन्हीं की एक न्यूक्लियर कैपेबल ये मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है ये 8500 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। नाटो जो है इस मिसाइल को, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाटो की यदि हम बात करें तो ये इसको कहता है SSN-32। इस मिसाइल का नाटो ने नाम दिया है SSN-32।
और आपको बता दें ये कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस मिसाइल का नाम, किसका संबंध किससे है? रूस से है। और यहीं पे आपको और बता दूं कि एक रॉकेट है जिसका नाम है अंगारा A5 रॉकेट, अंगारा A5 रॉकेट। और अंगारा A5 रॉकेट की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका भी संबंध किससे है? रूस से है। अंगारा A5 रॉकेट भी रूस से है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अमेरिका में एक क्रेटर है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है जिसका नाम है बाटा गाइका क्रेटर। और बाटा गाइका जो क्रेटर है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बाटा गाइका जो क्रेटर है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अमेरिका का एक प्रांत है जिसको बोलते हैं सखा रिपब्लिक, ठीक है, सखा रिपब्लिक से ये संबंधित है, याद रखना है। तो बाटा गाइका क्रेटर का संबंध कहाँ से है? बाटा गाइका क्रेटर का संबंध है रूस के सखा रिपब्लिक से, जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसी कारण से ये चर्चा में है। तो इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है इसकी जब हम बात करते हैं तो हम बात करने वाले हैं एक डिप्लोमेसी, आपने बहुत प्रकार की सुनी होगी। आज हम बात करने वाले हैं औरंगुटान डिप्लोमेसी, ठीक है। औरंगुटान डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं। औरंगुटान डिप्लोमेसी की यदि हम बात करें तो इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है मलेशिया से, ठीक है। औरंगुटान डिप्लोमेसी का संबंध है मलेशिया से। आप जानते हैं कि मलेशिया से पॉम आयल का प्रमुख उत्पादक देश जो है वो मलेशिया है। विश्व के विभिन्न कोनों तक, विशेष रूप से एशिया में यदि हम बात करें कि जो पॉम आयल की डिमांड होती है उसके 90% से ज़्यादा हिस्सा मलेशिया जो है वो पूरा करता है, उस डिमांड को फुलफिल करता है। तो मलेशिया में जो पॉम आयल के आप कह सकते हैं बागान हैं या इसके जो जंगल हैं, उन्हीं जंगलों में ये औरंगुटान जो है वो निवास करते थे। तो क्योंकि पॉम आयल के चलते लगातार जंगल कम हो रहे हैं, लगातार मानव हस्तक्षेप यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो इससे जो इनकी संख्या है वो प्रभावित हो रही है और पेड़ पे रहने वाले जो अन्य जानवर हैं वो भी प्रभावित हैं। तो इसी को लेकर मलेशिया ने औरंगुटान डिप्लोमेसी प्रारंभ किया है कि जो देश मलेशिया से पॉम आयल का आयात करते हैं वो देश औरंगुटान को ले जाके अपने यहाँ सुरक्षित करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। औरंगुटान डिप्लोमेसी क्या है? यहाँ से औरंगुटान जो है, जो एक विशेष प्रकार का बंदर होता है, उसको तेल खरीदने वाले देश भी ले जा सकेंगे, वो अपने यहाँ उनको सुरक्षित कर सकेंगे, जिससे उनकी आबादी घट रही है, जो उनको पर्यावरणीय समस्याएं देखने को मिल रही हैं वो समाप्त हो जाए। इसी तरह की एक अन्य डिप्लोमेसी शुरू हुई थी जिसको बोलते थे पांडा डिप्लोमेसी। और पांडा डिप्लोमेसी किसने शुरू किया था? पांडा डिप्लोमेसी शुरू किया था हमारे पड़ोसी देश चीन ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि सर्वाधिक पॉम आयल उत्पादक देशों की जब आप बात करते हो तो दो प्रमुख देशों के नाम आते हैं। पहला है इंडोनेशिया और दूसरा है मलेशिया। ये दोनों प्रमुख पॉम आयल उत्पादक देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मलेशिया की, तो आपको बता दें कि भारत और मलेशिया के बीच, ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच एक सैन्य अभ्यास भी होता है जिसको बोलते हैं समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन अभी पूर्व में विशाखापट्टनम में किया गया था। क्या इसके अतिरिक्त कोई और सैन्य अभ्यास भी हम मलेशिया के साथ करते हैं? तो बात आती है हरिमऊ शक्ति की। हरिमऊ शक्ति नामक सैन्य अभ्यास हम मलेशिया के साथ करते हैं। बात आती है उदार शक्ति की। उदार शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भी हम मलेशिया के साथ करते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है। आप जानते हैं यूएई देश के बारे में, ठीक है। यूएई देश ने अभी हाल ही में ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है।
ठीक है। ब्लू रेसिडेंसी वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया है, और ये क्या है, ये है पर्यावरण संरक्षण व सतत प्रयासों में महत्वपूर्ण, पर्यावरण संरक्षण व सतत प्रयासों में, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के लिए जो है ये वीज़ा आप कह सकते हैं यूएई ने शुरू किया है। आपको पता होगा इससे पहले जब हमने बात किया था दुबई की, हमने बताया था कि दुबई ने क्या शुरू किया है, गेमिंग वीज़ा शुरू किया था, गेमिंग वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया था। मतलब ऐसे लोग जो गेमर हैं, जो गेम डेवलपर हैं, उनके लिए वीज़ा ऑफर जो है वो दुबई ने किया था। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो वीज़ा है, जैसे एक होता है गोल्डन वीज़ा, गोल्डन वीज़ा की बात करें तो ये 10 वर्ष के लिए होता है, विशेष रूप से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके लिए होता है। दूसरा होता है ग्रीन वीज़ा। ग्रीन वीज़ा की बात करें ये 5 वर्ष के लिए होता है। स्किल्ड जो प्रश्न आप कह सकते हैं प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए ग्रीन वीज़ा दिया जाता है। तो गोल्डन वीज़ा, ग्रीन वीज़ा ये दोनों याद रखना है। और गेमिंग वीज़ा किसने शुरू किया है, ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा प्रोग्राम किसने शुरू किया है, तो ये दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रश्न हैं और जब पूछा जाएगा तो आपके लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा था टॉपिक नंबर 3। अब बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4 की तरफ। टॉपिक नंबर 4 की बात करें तो बात आती है गूगल की। ठीक है, आपको बता दें कि इसको बोलते हैं, गूगल का एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसको बोलते हैं 6th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। 6th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है आपको बता दें कि इन्होंने, गूगल ने 6th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट तैयार की है और इसका नाम इन्होंने दिया है ट्रिलियम चिप। एक प्रकार का चिप है इन्होंने जिसको 6th जनरेशन टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट ने तैयार किया है और इसको बोलते हैं ट्रिलियम। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रिलियम नामक चिप किसने तैयार किया है, तो आप बताएंगे गूगल ने तैयार किया है। ठीक है, इससे पहले गूगल के अन्य जो प्रोजेक्ट थे, जैसे जेमिनी, फ्लैश 1.5, इसके बारे में सुना होगा, जेमिनी प्रो के बारे में सुना होगा, जेमिनी नैनो के बारे में सुना होगा, प्रोजेक्ट अस्त्र के बारे में सुना होगा। रियल टाइम में क्वेश्चन के आंसर करने के लिए प्रोजेक्ट अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब गूगल के प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक है टॉपिक संख्या 5। टॉपिक संख्या 5 में हम बात कर रहे हैं जापान की। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे जापान की। क्यों हम जापान की बात करेंगे, क्योंकि जापान ने दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G डिवाइस प्रोटोटाइप बनाया है। 6G डिवाइस प्रोटोटाइप तैयार किया है और ये दुनिया का पहला हाई स्पीड 6G डिवाइस प्रोटोटाइप है। यहाँ पे 100 Gbps आपका कह सकते हो कि डेटा जो है ये संचारित कर सकता है और विभिन्न कंपनियों ने मिलकर इसको बनाया है, जैसे NTT डोकोमो, ठीक है, निप्पॉन, NEC और फ्यूजिटिसु। तो इन कंपनियों ने मिलकर इसको तैयार किया है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जापान की जब बात हो रही है तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूं कि पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, ठीक है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट ये प्रारंभ हुआ और
आपको बता दें कि इसको जीता है जापान ने। पहली बार इस टूर्नामेंट को जापान ने जीता है, ये आपको पता। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट सबसे पहली बार जापान ने जीता है और इसका आयोजन एक ही देश में प्रत्येक बार होता है, मलेशिया इसका आयोजन कराता है। तो इसका आयोजन हुआ मलेशिया में और जापान ने हराया किसको, तो जापान ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। मलेशिया के एक सुल्तान थे, उन्हीं के नाम पर इस प्रतियोगिता का नाम रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको बोलते हैं ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट। ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट, जिसके लिए 36 बिलियन डॉलर का खर्चा जो है वो करने जा रहा है जापान। इसमें हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल बनाने की बात की जा रही है। तो ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोग्राम किसका है, तो आप बताओगे ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर प्रोग्राम या इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट ये जापान का है। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है जापानी येन और जापान की संसद को बोलते हैं डाइट। जापान 4 द्वीपों पर बसा हुआ देश है, शिकोको, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू और क्यूशु, इन 4 द्वीपों पर बसा देश है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। याद रखना है सोमवार से शुक्रवार लगातार कक्षाएं हो रही हैं। सोमवार से शुक्रवार कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है, वो समस्या एक बहुत बड़ी है, लेकिन आपको सोमवार से शुक्रवार टेलीग्राम ग्रुप पर अवश्य विजिट करना है, चैनल के वीडियो सेक्शन में अवश्य विजिट करना है। सोमवार से शुक्रवार आपको लगातार करंट अफेयर्स की कक्षाएं मिलेंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।